नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कल हम लोग विसर्ग संधि के 3 नियमों को जाने। पहला नियम ये जाने कि अगर विसर्ग है और विसर्ग के पहले अगर अ की ध्वनि है और उसके बाद जो दूसरा पद या जिसे उत्तर पद कहते हैं और उत्तर पद का पहला अक्षर यदि घोष व्यंजन हो, घोष व्यंजन यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व और ह हो, तो उस स्थिति में जब दोनों पदों के बीच संधि होगी तो विसर्ग ओ हो जाता है और उसके बीच संधि हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताया था कि अधा धन गति बराबर अधोगति। वैसे ही दूसरा नियम हम लोग ये देखे थे कि अगर विसर्ग के पहले अ की ध्वनि हो या उसकी जो है मात्रा हो और उसके बाद दूसरे पद की प्रथम ध्वनि भी अगर अ है तो अ का जो है यानी कि पहले पद में जो अ है और उसके बाद विसर्ग है तो वहां पर विसर्ग और अ मिलकर के ओ हो जाएगा और जो दूसरे पद का पहला अ है वह अवग्रह कहलाता है, वह अवग्रह हो जाएगा। जैसे मन धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल या मनो उसके बाद अवग्रह अनुकूल। आगे पीछे हो गया, पहले लिख दिया, इसलिए यहीं से जो है शुरू करते हैं चूंकि अ से संबंधित चल रहा है। तो अगर विसर्ग है, चौथा नियम यह है कि अगर पहला पद के अंतिम में विसर्ग है और विसर्ग से पहले आकार यानी कि अ आ की ध्वनि हो या उसकी मात्रा हो और उसके बाद जो दूसरा पद है उसकी अगर पहली ध्वनि क है तो विसर्ग क्या हो जाता है? विसर्ग स बन जाएगा, विसर्ग स हो जाता है। जैसे नमः धन का, नमः में अ की ध्वनि है, अ की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद क ध्वनि है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? दंत्य स बन जाएगा, तो हो जाएगा नमस्कार। वैसे ही पूरा धन का, पूरा में अ, धन क, अधन क बराबर विसर्ग क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, तो हो जाएगा पुरस्कार। वैसे ही भा धन कर, तो भा में आ है प्लस क है तो विसर्ग यहां पर स हो जाएगा, तो हो जाएगा भ में आ ये चला जाएगा तो भास्कर। वैसे ही तिरह धन का, अ में क जुटा तो हो गया तिरस्कार। मन धन कामना, मन में अ, उसके बाद विसर्ग और उसके बाद क, तो विसर्ग का हो गया स और उसके बाद मनस्कामना। वैसे ही पांचवा नियम क्या है कि विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ की ध्वनि या अ की मात्रा है, तो उस स्थिति में अगर दूसरे पद या जिसे उत्तर पद कहेंगे, उत्तर पद में अगर अ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो उस स्थिति में क्या होगा कि विसर्ग हट जाएगा और दोनों पदों को पास पास ला दिया जाएगा। जैसे अतः धन एव बराबर, यहां से विसर्ग हट गया और दोनों शब्द पास पास ला दिए गए, हो गया अतएव। अब आ जाए छठा नियम। अब ये अ से संबंधित जो नियम है वो आ गए। अब अ के अलावे तो छठा नियम है कि पहले पद
कि अंतिम ध्वनि विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ नहीं है, अर्थात अ के अलावे कोई अन्य स्वर ध्वनि है। वो क्या हो सकता है? ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ अगर हो और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि घोष व्यंजन हो, तो घोष व्यंजन किसको कहते हैं? कि प्रत्येक वर्ग की तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि को, व्यंजन को और अंतस्थ यानी य, र, ल, व और ह को घोष व्यंजन कहते हैं। या घोष व्यंजन हो या कोई स्वर हो या उसकी मात्रा हो, तो उस स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा? फिर से कि अ पहले पद की अंतिम ध्वनि में अ नहीं है, विसर्ग के पहले अ के अलावे कोई और ध्वनि है और उसमें प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें या य, र, ल, व और ह या कोई स्वर या उसकी जो कोई स्वर ध्वनि है उसके साथ अगर संधि होती है तो विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर देख लें हम लोग, जैसे कि नि, धन, आशा। निह में ई की मात्रा है और यहां पर आ है यानी कि स्वर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नी में ई में आ और बीच में विसर्ग है, तो विसर्ग क्या हो जाता है? र बन जाएगा। तो नी, ई, धन, र, धन, आ, तो हो जाएगा नी, रा, सा। आ का आ की मात्रा र में लग जाएगी तो हो जाएगा निराशा। वैसे ही निरर्थक, नि, धन, अर्थक। तो नि में ई और विसर्ग है और अ है, तो विसर्ग का हो जाएगा र और र में अ आ जाएगा तो पूरा र हो जाएगा। तो निह धन अर्थक बराबर निरर्थक। वैसे ही निह धन उपाय, ई में उ जुड़ा तो उस स्थिति में क्या होगा? विसर्ग र, तो हो जाएगा निरूपाय। र बना, र में उ की मात्रा आएगी तो निरूपाय। वैसे ही व, नि में विकार लगा, वह क्या है? अंतस्थ है, तो विसर्ग हो जाएगा र, तो निर्विकार, निर्विकार हो जाएगा। आधा र, तो आधा यहां पर र हुआ। अब यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आधा र या हल वाला र कहां लिखा जाता है? कि जिस वर्ण पर उसका उच्चारण होता है, जहां पर उसका उच्चारण होता है, तो उसके बाद वाला वर्ण पर वो लिखा जाता है। तो उच्चारण करते हैं निर्विकार, तो निर्विकार, तो र यहां पर बीच में र है तो ये कहां पर लिखा जाएगा? वह पूर्ण वर्ण होता है तो उस पूर्ण वर्ण पर लिखा जाएगा और रेफ के रूप में लिखा जाएगा, तब तो हो जाएगा निर्विकार। इसीलिए यहां पर मैं उदाहरण में खाली रखा हूं। आसी, धनबाद, तो आसी में वाद लगा तो शी और उसके बाद यह विसर्ग हो जाएगा र और उसके बाद वाद, तो आसिर, यहां पर आसी के बाद र आ रहा है तो यह कहां पर लिखा जाएगा? व के ऊपर लिखा जाएगा। अधिकांश लोग गलती करते हैं, आसिर वाद लिखते हैं तो 100 पर ही लगा देते हैं, तो नहीं, जहां पर
र का उच्चारण हो रहा है उसके बाद वाली जो ध्वनि है और वह पूर्ण ध्वनि है, तब उसी पूर्ण ध्वनि पर लगेगा। यानी कि रेफ जब भी लगेगा पूर्ण ध्वनि पर, यानी कि पूर्ण ध्वनि कहने का मतलब जो ध्वनि स्वर मात्रा युक्त है। तो वा में आ की मात्रा है, तो आशीर्वाद आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? तो रेफ जो है स पर न होकर के व पर, वाह व और उसकी जो मात्रा आकार है उसके ऊपर लगेगा। वैसे ही यहां पर वही मुख, तो वही आ गया और रेफ जो है विसर्ग बन गया र और उसके बाद मुख। तो र कहां लिखा गया? विसर्ग का तो र हो गया, तो विसर्ग यहां पर र बना, तो ये कहां लिखा जाएगा? म पर लिखा जाएगा, बहिर्मुख। तो बहिधन मुख बराबर बहिर्मुख। वैसे ही दुर्नीति बराबर दुर्नीति, तो इसमें रेप न के ऊपर लिखा जाएगा दुर्नीति। वैसे तो ये हो गया उसका नियम कि अ के बाद अगर घोष व्यंजन हो या कोई स्वर की मात्रा स्वर हो तो उस स्थिति में क्या होता है? विसर्ग र हो जाता है। किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद क्या है कि अगर अ है, अ भी है, अ है, जैसे पुनः में अ है, उसके बाद विसर्ग है और फिर उसके बाद स्वर है, तो हम लोग नियम ये पढ़े हैं। पहला नियम कि अगर अ है, विसर्ग है और उसके बाद कोई घोष व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या ह है, तो क्या हो जाता है? अ का विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहां पर उस नियम के अनुसार ओ हो जाना चाहिए था, मगर यह अपवाद है कि पुनः उक्ति बराबर पुनरुक्ति, यहां पर ओ नहीं हो रहा है, यह अपवाद है। और जितने पुनः से संबंधित शब्द बनते हैं उसमें यही नियम लागू होता है। वो विसर्ग संधि का पहला नियम इसमें लागू नहीं होता है। दूसरा उदाहरण पुनः धन आवृत्ति, तो हो जाएगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति नहीं होगा पहले नियम के अनुसार, वरन होगा पुनरावृत्ति। वैसे ही पुनः धन अवलोकन, तो पुनरावलोकन। वैसे पुनः धन आवृत बराबर पुनरावृत। पूरा पुनः धन आकलन, यहां भी पुनः धन आकलन बराबर पुनराकलन। पुनः धन आगमन बराबर पुनरागमन। पुनः धन इक्षण बराबर पुनरीक्षण। पुनः धन उत्थान बराबर पुनरुत्थान। तो